निकेतन हाई स्कूल क्लास 8 हम अतीत भाग हिस्ट्री का अतीत भाग वन का थर्ड को लेसन पढ़ रहे थे, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन। और इस तरह से पढ़ रहे थे कि कंपनी की आमदनी किस तरह से हुई थी, अंग्रेजों की आमदनी जिस तरह से उन्होंने कर बढ़ा दिया था। आज हम पढ़ेंगे कि यूरोप की जो फसलें थी वो यूरोप के लिए फसलें किस तरह थी। तो अंग्रेजों ने ये महसूस किया कि भाई ग्रामीण इलाकों से राजस्व कैसे एकत्रित किया जाए, ये मैंने बताया था ना। तो उन्होंने क्या किया कि ज़्यादा मात्रा में बंगाल में पड़सम, असम और चाय, ठीक है, में गन्ना, पंजाब में गेहूँ और महाराष्ट्र पंजाब में कपास, मद्रास में चावल, ये खेती जो होती थी ज़्यादा होती थी। उसके बाद उन्होंने देखा कि भाई किस तरह से जो यहाँ पर सूती वस्त्र होता है तो उसके लिए भी छपाई के लिए रंग की ज़रूरत होती है। तो उन्होंने क्या करा कि उन्हें ये दिखाई दे रहा था कि भाई किस तरह से यहाँ पर इन छापों में कोई नीला रंग दिखाई दे रहा था। देखो ये पेंटिंग्स जो भारत की कला है उसमें, तो उन्होंने देखा कि दिखाई दे रहा है यह वह नील नाम के पौधे से निकाला जाता है। अंग्रेजों को ये पता चला कि भाई ये जो भारतीय हैं ये इस नीले रंग को किस में से निकालते हैं, नील के पौधे में से निकालते हैं। तो 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिशस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधे से तैयार किया जाता था। उस समय भारत में दुनिया का सबसे बड़ा स्रोत था। तो क्या हुआ था कि भारतीय नील की मांग क्यों थी कि नील का जो पौधा था उष्ण कटिबंधीय इलाकों में ही उगता था, ठीक है। जैसे इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के गेहूं की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल किया जाता था। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा की यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी, उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी। इसलिए यूरोपीय जो बैंगनी और नीले रंग बनाने की बोर्ड का नाम है कि पौधा निर्भर पर रहना पड़ता था। इसलिए कपड़े को रंगने वाले नील को ही पसंद करते थे लोग। नील से बहुत चमकदार नीला रंग निकलता था, जबकि बोर्ड से मिलने वाला जो रंग बेजान और फीका होता था। तो 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने जो था इस पर ढील पर पाबंदी लगा दी और उससे क्या हुआ कि जो बागान सामने आ गए थे। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। तो ब्रिटेन में जो औद्योगिकरण शुरू हुआ था, यानी कि जो कंपनियां शुरू हो गई थी, तो उसके कपास और उत्पादन में भारी इफाजा हो रहा था। तो रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। तब उन्होंने क्या करा, इस पर जोर डाला अंग्रेजों ने कि भाई नील की खेती जो है ज़्यादा मात्रा में की जाए, ठीक है। तो भारत में ब्रिटेन की दिलचस्पी ज़्यादा बढ़ गई। तो भारतीय किसानों से ये कहा गया कि भाई तुम जो है किसकी खेती ज़्यादा करो, नील की। इससे क्या होता था, जो नील की खेती करने से जो बाद में जो किसान होता था वो अपनी दूसरी खेती नहीं कर सकता था। तो नील की खेती कैसे होती थी, नील की खेती दो तरीके से की जाती थी, निज और रेती। निज की खेती व्यवस्था जो बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन पर करते थे, जिसमें निज में यानी कि जो निजी है तो उत्पादन करता था तो वह ज़मीन खरीद लेते थे और दूसरे जमींदार से ज़मीन भाड़े पर ले लेते थे। उसके बाद जो निज खेती की जो समस्या उत्पन्न हो गई थी, ऐसी ज़मीन पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी। नील की खेती करने के लिए बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत पड़ती थी। उन्होंने नील की फैक्ट्री इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन पर प्रयास लेना शुरू कर दिया, किसने, अंग्रेजों ने। तो मजदूरों को इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बैगान के लिए मजदूरों की ज़रूरत होती थी। मजदूरों की ज़रूरत की सबसे बड़ी उस समय ज़रूरत पड़ी जब किसान धान की खेती व्यस्त होते थे। तो अंग्रेज क्या करते थे कि भाई अपनी धान की खेती बंद कर दो और किसकी खेती करो, जैसे कि इसकी नील की। जैसे अब आपके यहाँ पर जैसे जुलाई अगस्त में धान की खेती की जाती है, तो जो नील की खेती की जाती थी वो भी उसी महीने में की जाती थी। तो किसानों को इस बात के लिए वो किया गया कि भाई ज़बरदस्ती कि भाई आप धान की खेती को छोड़ो और किसकी खेती करो, नील की। तो इससे क्या होगा, उनकी धान की खेती नहीं की जाएगी तो अंग्रेज वो जो भारतीय जो थे वो क्या हो गए, गरीब हो गए। रेतों की ज़मीन की खेती, अब आते कि रेती जो रेतों के साथ एक सट्टा करते थे कि कई बार गांव का जो मुखिया होता था वो समझौता करने के लिए वादा कर देते थे कि भाई नील उगाने के लिए कम ब्याज पर दर मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। तो कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी। तो जिसके मिट्टी को तैयार करने वाले बीज बोने और फसल की तैयार करने का जिम्मा किसके पर होता था, काश्तकारों के पर होता था, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, ये देखो ये कंपनी दी गई है जिसमें नील की खेती हो रही है। इसमें देखो ये कंपनी है, तो ये नील की खेती है जिसमें भारतीय जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है। इधर देखो, तो इससे क्या हुआ, जब इनकी इस तरह से गरीब हो गई क्योंकि धान की खेती नहीं हो रही थी और लगान इतनी मात्रा में दिया जा रहा था। उसके बाद खेती करने के बाद क्या होता था, वो जो भूमि होती थी वो इतनी उपजाऊ शक्ति नहीं होती थी। तो इसका बाद में जो भारतीय थे उन्होंने विद्रोह किया। 1859 में बंगाल के हजारों रेतों ने नील की खेती करने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। तो औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी थी, जो मकान मालिकों की तरफ से वसूली की जाती थी। नील के किसान चुप बैठ
बैठने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें बगावत करने की ताकत कहाँ से मिली। उन्हें शकता की नील की खेती, लेकिन जो दबे हुए वे बगावत नहीं कर सकते। तो उन 1859 में जो नील के रैयतों को बगान के खिलाफ खिलाफत किया, और इस तरह नील किसानों को भी लग रहा था कि अंग्रेजी की सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। तो 1857 की बगावत कर ब्रिटिश सरकार की एक और खबर फैली कि लेफ्टिनेंट गवर्नर 1819 की सर्दियों को इलाके का दौरा करेगा, और नोटिस जारी किया। उसमें कहा गया कि रेतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये नोटिस निकाल दिया गया। इस बगावत से परेशान होकर सरकार को बगान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी, क्योंकि उन्होंने विद्रोह कर दिया था भारतीयों ने। तो इस आयोग ने बगान मालिकों को दोषी पाया, किसको, जो बगान के मालिक थे, और जोर दस्ती के लिए उनकी आलोचना की गई। आयोग ने कहा कि नील की खेती रेतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है, क्योंकि भाई अब और कोई उपज नहीं होती थी। इस बगावत के बाद जो बगानों में नील का उत्पादन क्या हो गया, धाराशायी हो गया, और कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा। यानी कि अब जो कृत्रिम रंग होते हैं जो कि अपने आप उगाना नहीं था, अब अपने आप बनाने लगे थे। समझ में आया लेसन? अब इस लेसन को करना, इसमें से आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू।